हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लास 11th हमारा 6th यूनिट चल रहा था। 6th यूनिट में लास्ट टॉपिक हमने किए थे कुछ सैटेलाइट से संबंधित प्रॉब्लम्स। अब करते हैं, हमारे पास है केप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। चलिए ये देखते हैं क्या है हमारे पास। ध्यान से सुनिएगा। केपलर नाम के साइंटिस्ट कॉल्ड केपलर गिव लॉ अबाउट हाउ planet revolve around सन। प्लेनेट सूर्य के चारों ओर कैसे रिवॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड लॉ दिए थे केपलर ने। जो फर्स्ट लॉ था, 3 लॉ थे ये। फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, वो कहता है कि सभी प्लेनेट सन के चारों ओर एक अंडाकार पाथ पर घूमते हैं। इलिप्टिकल पाथ, सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल पाथ है। क्लियर है? और सूरज भी बीच में नहीं है, सूरज कहीं एक यहां पोजीशन पर है। इस पोजीशन को हम कहते हैं इलिप्टिकल में, इस पोजीशन को हम कहते हैं फोसाई। क्या कहते हैं? फोसाई। और ये हमारा अर्थ लगा लीजिए या कोई भी प्लेनेट लगा लीजिए। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ऑल द प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड सन इन एन elliptical path with sun at one of foci। यहां पर ये पोजीशन फोसाई मिलेगी, इन दोनों के बीच में हाफ। ठीक है, और यहां पर ए मिलेगी। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, मतलब किसी भी के लिए। क्लियर है? सन कहां घूम रहा है, सॉरी प्लेनेट कहां घूम रहे हैं? अर्थ के चार और एक इलिप्टिकल पाथ पर, और सन कहां है? एट वन ऑफ द फोसाई। क्लियर है? तो इलिप्टिकल पाथ में ये बड़े वाला डायमीटर होता है, ये होता है मेजर एक्सिस, और ये छोटे वाला डायमीटर होता है आरएस माइनर एक्सिस। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चले। ये हो गई फिर इस इलिप्टिकल पाथ की रेडियस। प्लेनेट की रेडियस नहीं है, ये इलिप्टिकल पाथ की रेडियस है। क्लियर? सेकंड लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं इसे। ये क्या कह रहा है, सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस, ARIEAL, एरियल वेलोसिटी ऑफ AREAL, सॉरी, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स इज कांस्टेंट। सभी प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। दैट इज, इसका क्या मतलब है? दैट इज line joining to a planet cover, that is line joining to a planet with sun cover equal area in equal interval of time। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए हमारे ये कोई प्लेनेट इस इलिप्टिकल पाथ पर घूम रहा है, ठीक है, क्लियर। और ये हमारा सन यहां है,
ठीक है। प्लेनेट ए से बी तक गया कितने टाइम में? टी टाइम में, घूमता घूमता। तो इसने एरिया कितना कवर कर दिया? एस ए बी, ये एरिया कवर कर दिया। ठीक है। फिर वही प्लेनेट पहुंच गया पी पर कुछ समय बाद, और फिर क्यू, पी से क्यू तक गया, टाइम उतना ही, टी टाइम सेम रहना चाहिए, यही टी टाइम रहना चाहिए। अब कितना एरिया कवर किया? एस पी क्यू, ये एरिया कवर किया इसने, किया ये एरिया कवर। तो ये दोनों एरिया क्या होंगे? सेम होंगे, अगर टाइम सेम है तो। क्लियर? बोलिए। दैट इज एरिया एस ए बी विल बी इक्वल टू एरिया एस पी क्यू इफ टी इज इक्वल टू सेम। सेकेंड एरिया हो गया, सेकेंड लॉ हो गया। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट अराउंड द sun is directly proportional to cube of semi major axis। मतलब क्या है? ये हमारा सन है, इस इलिप्टिकल पाथ पर हमारे क्या घूम रहा है? प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, क्लियर? तो अब हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनना, कि ये रिवॉल्व कर रहा है। मान लीजिए एक अर्थ पूरा चक्कर लगा गया है टी टाइम में, तो ये है रेडियस, सेमी मेजर एक्सिस, इसको सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। मेजर एक्सिस का हाफ, सेमी मेजर एक्सिस। पूरा चक्कर लगाया इतने कितने टाइम में? टी टाइम में। देन टी स्क्वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। दीज थ्री आर द लॉज ऑफ केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे? टू ड्राइव केपलर थर्ड लॉ, कि भाई केपलर का तीसरा लॉ क्या है? अभी हमने किया है टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो केपलर का थर्ड लॉ है, उसको प्रूव करो। ठीक है, करे प्रूव। मान लीजिए हमारे पास सन है, सन के चारों ओर क्या घूम रहा है? कोई प्लेनेट घूम रहा है, अर्थ घूम रही है, EARTH, सन के चारों ओर घूम रही है। क्लियर है? बोलिए। देन लेट ए प्लेनेट ऑफ मास m, स्मॉल m कह दिया हमने, इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, सन के चारों ओर घूम रहा है। देन न्यूटन लॉ से फोर्स हो गया Gm/r² हो गया, या मास कैपिटल M कह दिया, मास ऑफ सन। ठीक है, स्मॉल m हमने कह दिया प्लेनेट का। क्लियर है? स्मॉल m इसका मास, कैपिटल M इसका मास। नाउ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स will provide the required centripetal force for revolving। घूमने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी मैं क्या लिख सकता हूं? Gmm/r² इज इक्वल टू, इसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो इसका मास mv²/r।
बोलिए ठीक है, क्लियर। जब भी कोई बॉडी गोल गोल घूमती है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा अपॉन आर, सॉरी बड़ा आर लिखते हैं, स्क्वायर हो गया। ये आ गया एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर, एक आर से एक आर कट गया। ये आ गया जी एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। इट इंप्लाइज, ये इधर चला जाएगा, चला जाए, और ओमेगा को क्या करें, नीचे ले आओ, चाहे जी एम अपॉन आर को नीचे ले जाओ या इसको ऊपर ले जाओ, जो भी ठीक लगता है उसको उसी तरीके से कर लेते हैं। हम कर देते हैं इसको ऊपर ले आते हैं। यहां बच गया कुछ नहीं, यहां बच गया नीचे ले आए ओमेगा स्क्वायर, यहां आ गया आपके पास क्या, एम आर क्यूब, एम से एम गया, क्लियर। जी एम बाय ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब। इट इंप्लाइज, इसको उल्टा कर दें, यह आएगा जी एम टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब। सारी चीज इधर ले जाओ, टी स्क्वायर को यहीं रख लो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू में आर क्यूब। इट इम्प्लाई, देखिए 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ये सारी चीजें कांस्टेंट होगी। टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। जब जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हटाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। इट इम्प्लाइज टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, क्लियर है। तो ये है हमारा डेरिवेशन ऑफ केपलर लॉ बाय द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। इसको ये भी पूछा जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ, ऐसे ही पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलें आगे, नेक्स्ट टॉपिक अब इसका उल्टा करेंगे। टू ड्राइव न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बाय केपलर्स लॉ। ठीक है, चलिए कर दें, इजी सा टॉपिक है, ये भी कोई खास मुश्किल बात नहीं है। चलिए, लेट प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, कोई प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। देन स्मॉल m इज मास ऑफ प्लैनेट, कैपिटल M is mass of sun. बोलिए, then centripetal force for planet to revolve, प्लैनेट को रिवॉल्व करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर डिस्टेंस है दोनों के बीच का। इसको लिख देंगे, एम वी को लिख दिया आर ओमेगा का स्क्वायर बाय आर। इसको आगे लिख देंगे एम स्क्वायर से ये आर कैंसिल हो गया, एम आर ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा हो गया 2 पाई बाय टी का स्क्वायर। बोलिए ठीक है, यहां तक ओमेगा को लिख दिया 2 पाई बाय टी का स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। चलिए आगे चलें, तो ये आ गया F इज इक्वल टू एम आर 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, क्लियर है। ये आ गया हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू एम आर 4 पाई स्क्वायर बाय टी स्क्वायर। बट केपलर लॉ ऑफ क्या कहता है, बाय, हमें केपलर लॉ की मदद से ड्राइव करना है, बाय केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या कहता है भाई, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। यहां टी स्क्वायर की जगह क्या रख दीजिए, के आर क्यूब रख दें।
सो बाय इक्वेशन 1 एफ इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर यू का यूं 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। और टी स्क्वायर की जगह क्या कर दें आप, क्या लिख दें, के आर क्यूब। 4 पाई स्क्वायर यूं का यूं, टी स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने के आर क्यूब इंटू में एम आर। बोलो ठीक है। एक आर से एक आर गया तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, एफ इज इक्वल टू आ गया 4 पाई स्क्वायर बाय के इंटू में एम बाय आर स्क्वायर। अब जो समझने की चीज है, सिंस दिस फोर्स इज म्यूचुअल, कि सेंट्रीपिटल फोर्स है ना म्यूचुअल है। म्यूचुअल मतलब अगर सेंटर में कोई बॉडी होगी तभी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, यानी सेंटर वाली बॉडी फोर्स लगा रही है हमारे पास प्लेनेट पर, तो ये उसके मास पर भी डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। सो इट मस्ट डिपेंड ऑन मास ऑफ अदर बॉडी, मास ऑफ अदर बॉडी, किसी बॉडी पर डिपेंड करना चाहिए। हेंस वी कैन से दैट ये मास तो कंसिडर हो गया प्लेनेट का स्मॉल एम, तो दूसरी बॉडी का मास हम कैपिटल एम मान लेते, ये फोर्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम भी होना चाहिए। क्लियर होना चाहिए, बोलो क्लियर है। अब इस इक्वेशन से दिस इंप्लाइज 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, एम बाय आर स्क्वायर आ गया। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। एफ इस पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंबाइनली लिख देंगे हम किसको, इक्वेशन 1 एंड 2 को। कंबाइनली इक्वेशन 1 एंड 2 कैन बी रिटन एज एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये एम बाय आर स्क्वायर, ये एम एम बाय आर स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, एफ इज इक्वल टू के एम एम बाय आर स्क्वायर। Here constant is equal to G, universal gravitational constant. Then F will be equal to G m m by R square, which is Newton law of gravitation. ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये था हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, हमने 2 तरह के सैटेलाइट किए थे। वी हैव स्टडी 2 टाइप ऑफ सैटेलाइट। पहला था नेचुरल सैटेलाइट, दूसरा था मैन मेड सैटेलाइट। मैन मेड सैटेलाइट आर ऑफ 2 टाइप, ठीक है। नाउ मैन मेड सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर ऑफ 2 टाइप। नंबर 1 जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये क्या होते हैं भाई, सुनना ध्यान से। ये सैटेलाइट क्या होते हैं, दोज विच रिवॉल्व विद सेम एंगुलर स्पीड एज दैट ऑफ अर्थ, जो अर्थ के बराबर एंगुलर स्पीड से क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, एंड इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन, अर्थ की रिवोल्यूशन के सेम डायरेक्शन में करते हैं। अब जैसे जैसे अर्थ घूमती है वैसे वैसे अर्थ के साथ घूमते हैं ये एक्सिस के साथ। अब अर्थ अपनी एक्सिस पे कितनी देर में एक चक्कर लगाती है, 24 घंटे में। तो ये भी अर्थ के साथ साथ एक चक्कर पूरा कर लेंगे 24 घंटे में। दैट्स वाई देयर टाइम पीरियड इज
24 आवर। क्लियर है? टू कैलकुलेट हाइट, अब इनकी हाइट करनी है। टू फाइंड हाइट ऑफ दीज सैटेलाइट। हाइट का फॉर्मूला क्या है? h इज इक्वल टू टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी अपॉन में 4 पाई स्क्वायर इंटू में 1/3 माइनस आर। रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू में 10⁻⁶ मीटर। जी की वैल्यू 9.8। टाइम पीरियड 24 आवर्स, क्योंकि 24 घंटे में अर्थ के चारों ओर एक चक्कर पूरा करते हैं। इस सब की वैल्यू अगर आप रख दोगे तो हमें मिलेगी h इज इक्वल टू 3.6 इंटू में 10⁻⁷ मीटर, यानी ये आगे 36,000 किलोमीटर। ठीक है। एंड ऑर्बिटल स्पीड, घूमने की स्पीड क्या है? ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ये सैटेलाइट काम किसके आते हैं? दीज सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। किसके काम आते हैं? कम्युनिकेशन के लिए। दीज सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है। एसेंशियल कंडीशन, जरूरी कंडीशन क्या है भाई इसके लिए? एसेंशियल कंडीशन कि भाई किसी सैटेलाइट के लिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ही बने वो, उसके लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है? नंबर 1 है हाइट कितनी होनी चाहिए? 36,000 किलोमीटर। नंबर 2 है टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 24 आवर। नंबर 3 है डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो अर्थ की है, वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर है? और नंबर 4 क्या है? इट्स पाथ ऑफ मोशन शुड बी ऑर्बिट कोसेंट्रिक विद, ये समझने की चीज है, इक्विटोरियल प्लेन। यानी हमारी अर्थ ये है, ये इसका पूरा इक्विटोरियल लाइन है, यानी हमारी अर्थ ये है और ये इसकी पूरी इक्विटोरियल लाइन है, बिल्कुल बीचों बीच। तो जो सैटेलाइट है ना, वो अर्थ के चारों ओर इसी डायरेक्शन में रिवॉल्व करेगा, ऐसे। कितनी हाइट पर? अर्थ के सेंटर से 36,000 किलोमीटर की हाइट पर, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है। तो ये था हमारा जियो स्टेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट क्लास में आगे लेते हैं।